Jai Hind students, in this video I am going to make you understand about the characteristics of cloning vectors. What must the cloning vector or a normal vector or a plasmid must have so that it can become a perfect cloning vector. In the previous video or in the live class also I have make you understand that the cloning vector must have the origin of replication. क्लोनिंग वेक्टर को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना ही चाहिए और इसका रीज़न आप लोग जानते हैं, बिकॉज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज मस्ट फॉर इनिशिएटिंग द रेप्लिकेशन and when our desired DNA will be loaded on this cloning vector which have its own origin of replication, then only it can replicate and it will be replicated and its product will be achieved. So now the second characteristics, what must a cloning vector have? All of you know that plasmid gives extra characteristics to a bacteria. I have already told you that plasmid in an extra chromosomal DNA that gives a bacteria extra characteristics that is not vital for the life of that bacteria. The plasmid gives an extra character and example of that extra characteristics may be like resistivity, high fertility rate for the reproduction. Here we are taking an example of resistivity. Means the plasmid will code for a trait that will provide resistivity to that bacteria. Now that property of a plasmid is here in biotechnology is taken as selectable marker. What do you understand by marker? Marker का मीन्स मतलब आप क्या समझते हैं? कोई भी चीज़ जो हाईलाइट करती है, सेपरेट कर देती है कॉमन चीज़ से, और यहाँ पे प्लाज्मिड के जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यूज करते हैं टू डिफ्रेंशिएट इट from the non-recombinant plasmid and recombinant plasmid, that characteristics of that plasmid is called as selectable marker. प्लाज्मिड का वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिकम्बिनेंट को और नॉन रिकम्बिनेंट से डिफ्रेंशिएट कर दे. अब ये रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट कैसे कब हुआ था? हमने प्लाज्मिड को सेलेक्ट किया और उस पर लोड किया अपना फॉरेन डीएनए. देन दो तरह का कंडीशन अराइज हो सकता है. एक तो प्लाज्मिड हमने, और ये हमें पता है कि वी विल ब्रेक दिस प्लाज्मिड एंड दिस फॉरेन डीएनए वी विल गेट फ्रॉम द यूज ऑफ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम फॉरेन डीएनए भी लाएंगे एंड सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड को ब्रेक भी करेंगे. चूंकि ये प्लाज्मिड भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, तो जब ये ब्रेक होता है तो ये काफ़ी कोशिश करता है कि वो खुद अपने आप में जुड़ जाए और रिसाइकल्ड हो जाए. सो व्हेन वी मिक्स दिस फॉरेन डीएनए विद दिस प्लाज्मिड, टू कंडीशंस अराइजेस. नाउ विद द प्लाज्मिड कैन रीगेन इट्स फॉर्म विदाउट लोडिंग ऑफ फॉरेन डीएनए. एक प्लाज्मिड अपना खुद शेप रीगेन कर लेगा और इस फॉरेन डीएनए को गेन नहीं करेगा, लोड नहीं करेगा. दूसरा सिचुएशन ये है कि ये प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए को लोड कर लेगा. तो आफ्टर मिक्सिंग ऑफ फॉरेन डीएनए विथ प्लाज्मिड, टू कंडीशंस अराइजेस. वन कंडीशन इज द प्योर प्लाज्मिड इज फॉर्म्ड विदाउट लोडिंग ऑफ फॉरेन डीएनए. फॉरेन डीएनए को लोड किए बिना ही एक प्योर उसी तरह का पहला वाला प्लाज्मिड ही बन जाए, आपस खुद जुड़ जाए, और ये कहलाएगा नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड. या सेकंड केस होगा कि जिसमें ये हम कामयाब हो जाएंगे कि जिस प्लाज्मिड में फॉरेन डीएनए लोड हो जाएगा एंड देन दैट विल बी कॉल्ड एज रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड. तो आखिर इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को फॉरेन डीएनए जिस प्लाज्मिड पे लोड हो गया उसको सेपरेट करना होगा हमें इस नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड से, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा प्लाज्मिड? ये प्लाज्मिड डिजायर्ड है. हमें फर्दर अपना एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन इस प्लाज्मिड के साथ करना है, इस प्लाज्मिड के साथ नहीं, क्योंकि इस पे फॉरेन डीएनए आया ही नहीं है. तो आखिर इस प्लाज्मिड में कुछ तो होना चाहिए जो हमें हेल्प करे कि इसको नॉन रिकम्बिनेंट से सेपरेट हम कर पाएँ लेबोरेटरी लेवल पे, या कुछ ऐसा सिंबल दे या कुछ ऐसा हमें क्लू दे जिससे हम पहचान पाए कि वो इस प्लाज्मिड में रिकम्बिनेशन हो चुका है और इस प्लाज्मिड में रिकम्बिनेशन नहीं हुआ है. इस कारण इस
इस यूज के लिए कि ये सेपरेट हो पाए, हम लोग यूज करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मिड, वो भी प्लाज्मिड में ही मौजूद रहता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ सेकंड केस आ गया कि हमें वेक्टर कैसा चूज करना है, दैट इट मस्ट हैव अ सेलेक्टेबल मार्कर। इसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, तभी हम उस प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर यूज कर पाएंगे, क्योंकि बाद में जाकर हमें उसे सेपरेट करना है नॉन रिकम्बिनेंट से। सो अ प्लाज्मिड मस्ट हैव सेलेक्टेबल मार्कर। देन व्हाट इज दिस सेलेक्टेबल मार्कर? This selectable marker is a property that is performed by the plasmid or given to that bacteria. Of course the property जो है वो प्लाज्मिड के किसी सेगमेंट से अराइज होता होगा। फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टी हेयर इट इज रिटेन इज रेसिस्टिविटी। जैसे प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में रेसिस्टिविटी दे रहा है। अब हम लोग उस प्लाज्मिड के उस कैरेक्टर को कि ये रेसिस्टिविटी दे रहा है, और प्लाज्मिड के उस सेगमेंट को जो रेसिस्टिविटी वाला प्रोटीन बना रहा है, उसको हम लोग सेलेक्टेबल मार्कर के तौर पे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। जस्ट इमेजिन कि अगर ये सेलेक्टेबल मार्कर का रीजन है और इसमें हमारा फॉरेन डीएनए आकर इंसर्ट हो गया, तो ऑफ कोर्स ये रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होने के बाद ये प्रॉपर्टी शो रेसिस्टिविटी का नहीं करेगा। इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट दिस नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड और रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। इसको आप लोग और बेटर वे में क्लोनिंग साइट्स में पढ़ेंगे। सो पहली बात, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर? It is a site which helps in identifying and eliminating non-transforms from and selectively permitting the growth of transformants. Transformation is a procedure through which a piece of DNA is introduced into a host bacterium. You will study in the process of subsequent section. मैंने यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर का यूज रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट तक में समझाया है, लेकिन इस नॉन रिकम्बिनेंट एंड रिकम्बिनेंट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया में इंसर्ट कराते हैं, बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कराते हैं। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? When bacterial genetic material is get modified by absorption of genetic material, external genetic material from outside media, किसी बाहर के मीडिया से एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल को कोई बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करता है, देन इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होगा तो भी 3 कंडीशन अराइज हो सकता है। एक बैक्टीरिया ऐसा बनेगा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनेंगे जिस बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड इंटर नहीं करेगा। ओके, ये बहुत लार्ज संख्या में होती है, बहुत लार्ज अमाउंट में लेबोरेटरी में हो रहा है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनेंगे जिसमें कोई प्लाज्मिड इंटर नहीं करेगा। कुछ बैक्टीरिया ऐसे बनेंगे जो ट्रांसफॉर्म तो होगा, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ये प्लाज्मिड इंटर तो करेगा, लेकिन नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटर करेगा, मीन्स जिस पे ये फॉरेन डीएनए लोड नहीं हुआ है। ओके, नाउ द थर्ड कंडीशन में ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटर्ड होगा। सो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो 3 केसेस अराइजेस, 3 केस अराइज होता है। एक तो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बनेगा जिसमें कोई प्लाज्मिड इंटर नहीं किया, कोई जेनेटिक मटेरियल इसका डिस्टर्ब नहीं हुआ, ये ना कुछ गेन किया, ये न्यूट्रल जैसा पहले था वैसा ही रहा, और इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि हमारे किसी काम का ये नहीं है, इसकी बात करनी ही नहीं है। लेकिन ये तीनों एक साथ हमें मिलेंगे, तीनों का सेपरेशन करना हमें बहुत जरूरी है। एक ही न्यूट्रिएंट मीडिया में ये तीनों हमें बने हुए मिलेंगे। इसीलिए बात आती है द क्लोनिंग साइट्स की। सेलेक्टेबल मार्कर तो होना ही चाहिए ताकि हम वहाँ पे बैक्टीरिया, प्लाज्मिड्स, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाएँ। उसके बाद क्लोनिंग साइट्स कहाँ होनी चाहिए और कितने सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें बाद में 3 कंडीशन अराइज होते हैं, और उस तीनों कंडीशन में हमें 2 टाइप के बैक्टीरिया को सेपरेट करना पड़ता है, एलिमिनेट करना पड़ता है, और मात्र एक टाइप का बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया भी 2 तरीके के होंगे, जिसमें ये नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटर किया और जिसमें ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इंटर किया। लास्टली व्हाट वी नीड,
we need this bacteria, the bacteria which is transformed by recombinant plasmid which is carrying our desired DNA. Okay, so हर केस में हमें एक एलिमिनेशन की, सेपरेशन की आवश्यकता हो रही है. सो वी मस्ट नो दैट हाउ मेनी सेलेक्टेबल मार्कर्स प्लाज्मिड हैड, क्योंकि ये सेलेक्टेबल मार्कर ही है जो कि सिंबल देगा कि वो रिकम्बिनेंट हुआ है या नहीं हुआ. वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है तो रिकम्बिनेंट से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है या प्योर प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुआ है, या वो बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड हुआ ही नहीं है. सो here we know about the process of transformation and selectable marker, that a cloning vector must have selectable marker which will help to identify and eliminate the non-transformed bacteria from the and selective permitting the growth of transformed. अब ये कहाँ growth होगा, किस कंडीशन में वो परमिट करेगा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. यहाँ पे selectable marker, which type of selectable marker we are using? We are using the gene. Here the selectable marker is the gene. selectable marker कुछ नहीं है, प्लाज्मिड का सिगमेंट है, जीन है, जो कि कैसा प्रोटीन या कैसा केमिकल सब्सटेंस बना रहा है, that provides resistivity to that bacteria like ampicillin, chloramphenicol, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन. ये सभी रेसिस्टिविटी, ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड के द्वारा बनाए जाते हैं. और जिस बैक्टीरिया में ये सभी प्लाज्मिड्स इस रेसिस्टिविटी के साथ प्रेजेंट रहेंगे, वो बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से किल्ड नहीं होंगे, मारे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये प्लाज्मिड उनको ये अलग सा कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, रेसिस्टिविटी. For example, how many types of resistivity or antibiotics it can produce, like ampicillin, chloramphenicol, tetracycline, kanamycin. These, remember this type of question is asked in the examination. That resistant to antibiotics, like this type of antibiotics, if we will use these type of antibiotics in a medium, and if the bacteria is carrying the plasmid which can resist these antibiotics, then the bacteria can be easily grown in that medium. अगर किसी मीडियम में ये सारे केमिकल्स, एंटीबायोटिक्स हम डाल दें और उस बैक्टीरिया में ऐसा प्लाज्मिड हो जो इसको रेसिस्ट करता हो, तो वो बैक्टीरिया उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कर जाएगा. And this property of that plasmid is we use as a selectable marker, is called as a selectable marker when we use that plasmid as a vector. क्योंकि हमें ये पहचानने में हेल्प करता है, मार्क करने में हेल्प करता है कि कौन सा प्लाज्मिड रिकम्बिनेंट हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है. अब ये कैसे हेल्प करता है, we will study here. Now understand about the cloning sites, means the sites where the DNA will be, the foreign DNA will be loaded and it will be cloned. कैसा साइट होना चाहिए, कहाँ साइट होना चाहिए इस सेलेक्टेबल मार्कर, इस प्लाज्मिड में साइट का कहाँ होना चाहिए, ये जरूरी है. तो हमने पढ़ा सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में. अब आप सोचिए कोई एक बैक्टीरिया है और उसका सेलेक्टेबल मार्कर है, कोई एक ये मानिए प्लाज्मिड है और उसका एक सेलेक्टेबल मार्कर है, मानिए ये जीन है जो कि एम्पिसिलिन से रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है. ओके, एम्पिसिलिन से रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, देन इट इज अ सेलेक्टेबल मार्कर. कब और कैसे? इमेजिन कीजिए कि इस सेलेक्टेबल मार्कर में ही रेस्टिंक्शन एंजाइम का साइट है. ओके, देन the restriction enzyme site will be breaked here, will create a nick here, will create a fragment here, and this site will be disturbed, this ampicillin site will be disturbed, and this plasmid will open at ampicillin resistivity gene. And here what will happen? Here our foreign DNA will be uploaded, so this site will be disturbed, and now this bacteria or this plasmid will no more provide the resistivity against ampicillin. क्योंकि ये इसका यहाँ का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन डिस्टर्ब हो गया, यहाँ फॉरेन डीएनए आ गया, इसलिए अब ये प्लाज्मिड एम्पिसिलिन से रेसिस्टिविटी शो नहीं करेगा. तो एक क्लू तो हमें मिला कि रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है और हमें पहले से पता है कि जो प्योर प्लाज्मिड है वो एम्पिसिलिन से रेसिस्टिविटी प्रोवाइड करता है. तो अगर हम ऐसा
वेक्टर ढूंढे जिसके एम्पिसिलिन के साइट में ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट हो, ताकि वो वहीं ब्रेक करे और वहीं हमारा फॉरेन डीएनए अपलोड हो, देन क्या होगा, हम लोग आसानी से इजी वे में सेलेक्ट कर पाएंगे नॉन रिकम्बिनेंट और रिकम्बिनेंट को, क्योंकि रिकम्बिनेंट जो है लोड होने के बाद, फॉरेन डीएनए आने के बाद रेसिस्टिविटी खो देगा और ये एम्पिसिलिन से इस प्लाज्मिड में कोई रोल नहीं होगा और वो बैक्टीरिया जो है एम्पिसिलिन से सेंसिटिव हो जाएगा और उसमें उसकी डेथ हो जाएगी। इससे हम पहचान लेंगे कि ये बैक्टीरिया, इसका मतलब फॉरेन डीएनए वाले प्लाज्मिड से अपलोड हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 कंडीशंस बने हैं। एक बैक्टीरिया ऐसा बना जिसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं, एक बैक्टीरिया ऐसा बना जिसमें नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हुआ, और एक बैक्टीरिया ऐसा बना जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए जो कि एक रेसिस्टिविटी को खो चुका है वैसा बना। कैसे? क्योंकि एक जो रेसिस्टिविटी कैसे ये लॉस कैसे किया अपना रेसिस्टिविटी, क्योंकि एक इसके रेसिस्टिविटी सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट था, और ये होना भी चाहिए। हम ऐसे ही वेक्टर को लेते हैं जिसके एक सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर रेस्ट्रिक्शन साइट हो, और हम लोग ये भी ढूंढते हैं कि रेस्ट्रिक्शन साइट वो एक ही जगह हो, हर जगह ना हो, क्योंकि वो हर जगह रहेगा तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे और ये पूरा वेक्टर जो है वो टुकड़ों में बट जाएगा। So these are the points, these are the limits that how we have to select the selectable marker। इसीलिए लिमिट है, हर प्लाज्मिड को यूज नहीं किया जा सकता है एज अ क्लोनिंग वेक्टर। एक तो पहला सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए जो कि फॉरेन डीएनए में भी हो और इसमें भी हो। नाउ अब एक सेलेक्टेबल मार्कर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब देखो जब हम इसको ग्रोथ कराएंगे तो 3 प्रकार के बैक्टीरिया बने थे। एक नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया बना था, एक ट्रांसफॉर्म्ड हुआ था लेकिन प्योर प्लाज्मिड से, और एक रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड से। हमें चाहिए सिर्फ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर एक ही सेलेक्टेबल मार्कर है तो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला जो जिस बैक्टीरिया में ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड गया है वो बैक्टीरिया भी एम्पिसिलिन में डेथ कर जाएगा। लेकिन हमें पता है क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्म जो बैक्टीरिया है जिसके पास शुरू से ही कोई प्लाज्मिड नहीं है वो भी तो उसमें डेथ कर जाएगा। तो आखिरकार हम लास्टली इसको कैसे छांटेंगे, हमें 3 स्टेप पे छांटना होगा। एक बार कोई एक निकाले, दूसरी बार दूसरे को निकाले, एंड लास्टली जो बचा उसे लेना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर एक ही सेलेक्टेबल मार्कर हो तो लास्ट में हमें प्रॉब्लम होने लग रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया में प्योर बैक्टीरिया जो कि ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुआ वो भी डेथ कर जाएगा क्योंकि उसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, और जो हमारा रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया है विद डिजायर्ड डीएनए वो भी डेथ करेगा। फिर हम इस दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड दैट क्लोनिंग वेक्टर ही हम ऐसा क्यों न लें जिसमें 2 सेलेक्टेबल मार्कर हों। ओके, एक फॉरेन डीएनए से डिस्टर्ब हो जाए, दूसरा फॉरेन डीएनए से डिस्टर्ब नहीं हो। ओके, अब आसानी हो गई। एक कैरेक्टर तो वो लूज कर जाएगा क्योंकि उसमें फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो जाएगा, दूसरा कैरेक्टर वो लूज नहीं करेगा क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं होगा। प्योर जो प्लाज्मिड रहेगी वो दोनों कैरेक्टर शो करेगा, और ये जो नॉन ट्रांसफॉर्म जो बैक्टीरिया रहेगा जिस बैक्टीरिया में कोई प्लाज्मिड नहीं जाएगा वो कोई कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो 3 कैरेक्टर्स हमारे पास आ गए जिस बेसिस पे हम तीनों को सेपरेट कर सकते हैं। एक जो दोनों सेलेक्टेबल मार्कर से कुछ शो नहीं करेगा, दोनों सेलेक्टेबल मार्कर इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्लाज्मिड ही नहीं है। दूसरा जो दोनों को शो करेगा, तीसरा जो किसी एक को शो करेगा, और किसी एक को कौन शो करेगा, जिसका दूसरा वाला हमारे फॉरेन डीएनए से डिस्टर्ब हो जाए। सो आवर क्लोनिंग साइट, first of all our cloning vectors must have 2 selectable markers, okay,
and the cloning sites must be present in one of the selectable marker. क्लोनिंग साइट जो है वो किसी एक में प्रेजेंट होना चाहिए, इसमें नहीं तो ये दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा और दोनों डिस्टर्ब होने के बाद फिर ये इस बैक्टीरिया की तरह हो जाएगा जिसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है। ये भी दोनों एंटीबायोटिक से सेंसिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी सेंसिटिव है क्योंकि इसमें प्लाज्मिड ही नहीं है और ये डिस्टर्ब होने के कारण सेंसिटिव हो जाएगा। इसलिए एक क्लोनिंग वेक्टर में 2 सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। पहले हमने पढ़ा था कि सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, फिर जब हमने नीड को देखा, लास्ट प्रोसेस तक गए, उस वक्त समझ में आया कि नहीं, एक सेलेक्टेबल मार्कर नहीं 2 सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। उसके बाद किसी एक सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए जो कि इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोनों को ब्रेक कर देगा। किसी एक सेलेक्टेबल मार्कर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट होना चाहिए। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जहां साइट होगा वहां फॉरेन डीएनए अपलोड होगा। कुछ प्लाज्मिड्स जो हैं वो उनमें दोनों सेलेक्टेबल मार्कर्स प्रेजेंट रहेंगे, ओआरआई तो सब में प्रेजेंट ही रहेगा। उसके बाद जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा देन वी कैन इजीली सेपरेट दिस ऑल बैक्टीरिया फ्रॉम ईच अदर एंड वी विल गेट दिस recombinant transformed recombinant bacteria. How? Now when we get this type of bacteria by using a cloning vector that has 2 selectable markers, for example ampicillin and tetracycline. The tetracycline has a restriction enzyme site like BAMH1. Here it is written like BAMH1. Okay, I will teach this diagram in another video. So if we use BAMH1 here, then we will cut this foreign DNA also by BAMH1. Here there must be no site of BAMH1, नहीं तो ये भी कट जाएगा। So एक सेलेक्टेबल मार्कर में BAMH1 इंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट है, ये कट किया गया। फिर यहाँ पे लोड हुआ, कुछ प्लाज्मिड में कोई रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, प्योर प्लाज्मिड, नॉन रिकम्बिनेंट प्योर प्लाज्मिड बने। ये दोनों एंटीबायोटिक से रेसिस्टिव रहेगा, टेट्रासाइक्लिन से भी और एम्पिसिलिन से भी। लेकिन ये टेट्रासाइक्लिन से रेसिस्टिविटी खो देगा क्योंकि ये डिस्टर्ब हो गया और ये सेंसिटिव हो जाएगा, और एम्पिसिलिन रेसिस्टिविटी ये दिखाएगा। अब ये देखो, ये तीनों आपस में डिफरेंट हो गए। एक बैक्टीरिया जो है वो कोई रेसिस्टिविटी नहीं दिखाएगा, एक बैक्टीरिया जिसमें ये वाला प्लाज्मिड गया वो दोनों से रेसिस्टिविटी दिखाएगा, और एक बैक्टीरिया जिसमें रिकम्बिनेंट गया वो किसी एक से दिखाएगा। अब हम न्यूट्रिएंट मीडियम में इस एंटीबायोटिक्स को यूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अगर मीडियम। एक न्यूट्रिएंट मीडियम में तीनों प्रकार के बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे और वो अपना अपना कॉलोनी को डेवलप करेंगे। देन फिर क्या करेंगे, इस अगर मीडियम में सेकेंड प्लेट लेंगे और इससे इनोकुलम लेंगे और अगर मीडियम लेंगे उसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक्स को डाल देंगे। अब याद करो कौन कौन सा एम्पिसिलिन रेसिस्टिव है। एम्पिसिलिन रेसिस्टिव ये वाला प्लाज्मिड कैरिंग बैक्टीरिया भी होगा। ओके, ये प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया कैरी कर रहा है वो भी एम्पिसिलिन रेसिस्टिव होगा, और फॉरेन डीएनए के जो कैरी कर रहा है वो भी एम्पिसिलिन रेसिस्टिव होगा। ओके, तो इस स्टेज में किस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों से रेसिस्टिव नहीं है, इसमें कोई प्लाज्मिड नहीं है, तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया का एलिमिनेशन हो गया, दैट इज नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। लेकिन 2 बैक्टीरिया हमें मिले दैट मे बी ट्रांसफॉर्म्ड विथ प्योर प्लाज्मिड और मे बी ट्रांसफॉर्म्ड विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। सो अब हमें कौन सा प्लाज्मिड चाहिए, कौन सी बैक्टीरिया की डिजायर है हमें, इस बैक्टीरिया का जिसमें हमारा फॉरेन डीएनए अपलोड हुआ है। ओके, अब देखो, दिस विल फॉर्म योर मास्टर प्लेट। ये मास्टर प्लेट बनेगा आपका। इसके बाद इसमें से इनोकुलम लेंगे और इसमें एम्पिसिलिन था ही, उसके साथ साथ टेट्रासाइक्लिन डाल देंगे। अब देखो, इस दोनों में से टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी कौन सा प्लाज्मिड शो नहीं करेगा, कहेंगे कौन सा बैक्टीरिया शो नहीं करेगा,
ये बैक्टीरिया में वो वाला प्लाज्मिड गया है जिसमें दोनों रेसिस्टिविटी अभी परफेक्ट है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ है, प्योर प्लाज्मिड है। तो अगर के साथ एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स हम डाल दिए तो ये जो बैक्टीरिया है जो प्योर प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुआ है केवल मात्र वो ग्रो करेगा, और हमारा जो डिजायर्ड डीएनए कैरिंग जो बैक्टीरिया है वो बेचारा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टिविटी वो लॉस कर गया है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। इंसर्ट किया गया है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट हुआ है, जिसके कारण ये रेसिस्टिविटी खो दिया है और सेंसिटिव हो गया है। So here our desired DNA carrying bacteria, recombinant bacteria will die out. So वहाँ पे इस प्लेट में हम लोग देखेंगे कि कहाँ का जो कॉलोनी है वो डाई कर गया। फिर हम लोग वहाँ से उस कॉलोनी को इस मास्टर प्लेट में देखेंगे कि दिस इज द कॉलोनी ऑफ आवर रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया विथ आवर डिजायर्ड प्लाज्मिड कैरिंग आवर डिजायर्ड डीएनए। ओके, सो इट इज मास्टर प्लेट जिसमें हम लोग अपने परफेक्ट जो हमारा डिजायर्ड बैक्टीरिया था उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड प्लेट में जो डालेंगे दैट प्लेट इज कॉल्ड रेप्लिका प्लेट। यहाँ पे फाइनली सिलेक्शन होता है कि कौन सा हमारा डिजायर्ड डीएनए कैरिंग बैक्टीरिया है और कौन सा वो बैक्टीरिया है जो कि प्योर प्लाज्मिड को कैरी कर रहा है, उसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए कैरीड नहीं है। देन रिकम्बिनेंट्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द अगर कंटेनिंग एम्पिसिलिन प्लेट। यहाँ से हम लोग रिकम्बिनेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉलोनी को अलग कर लेंगे और फिर उसको हम लोग आगे फर्दर प्रोसेस की ओर भेज देंगे। सो दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कैरिंग प्लाज्मिड विद डिजायर्ड डीएनए इज टेक्स प्लेस ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर जो है वो इनएक्टिव हो जाता है ड्यू टू इंसर्शन ऑफ आवर फॉरेन डीएनए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक विच इज रिटन इन योर क्लोनिंग साइट्स। वेयर द क्लोनिंग साइट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ वेक्टर? इट मस्ट बी प्रेजेंट इन, first of all, a cloning vector must have origin of replication. It must have two selectable marker. Then third point is it must have a restriction enzyme site carrying in one selectable marker only. Okay, so that in one selectable marker will be disturbed only. Fourth point is the both the selectable markers after insertion of the foreign DNA, one selectable marker loses its property and this recombinant plasmid is now selected on the basis of the another selectable marker present in that plasmid. So and the selectable marker is what? It is antibiotic resistivity gene that provide the resistivity to that bacteria. So these are the limits, these are the factors, features that a cloning vector must carry to become a vector. It must have a origin of replication, it must have a selectable marker, like it may be provide resistivity so that we can choose it after transformation, and the third, it must have a two selectable marker and one selectable marker have restriction site, and there that can be recognized as the cloning sites. And I have dealt you the process that is written here, how we will use the use of both selectable marker in selecting the bacteria having the plasmid of desired DNA, and this process is called as inactivation due to insertion, because here one of the selectable marker is getting disturbed by insertion of foreign DNA. Next topic of insertional inactivation, we see that this is a long cumbersome process. बहुत सारा न्यूट्रिएंट मीडियम का प्लेट बनाना पड़ रहा है, सिलेक्शन करना पड़ रहा है। सो साइंटिस्ट ऐसे सेलेक्टेबल मार्कर की खोज में निकल पड़े जहां एक ही स्टेप में हम ढूंढ लें कि कौन सा रिकम्बिनेंट है, कौन सा रिकम्बिनेंट नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इस कम्बरसन प्रोसेस को हम लोग कैसे कम बैक किए,
किस दूसरे सेलेक्टेबल मार्कर की ओर हम लोग बढ़े। इस रेसिस्टिविटी वाले सेलेक्टेबल मार्कर को हम लोग थोड़ा अवॉइड किए, क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा, बहुत बार प्लेटिंग करनी पड़ रही थी बैक्टीरिया की, और फिर लिमिट्स भी वेक्टर के बहुत बढ़ जा रहे थे कि वेक्टर में दो सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, 2 रेसिस्टिविटी होनी चाहिए। सो फर्दर सर्च हुआ, और जो सर्च का रिजल्ट निकला उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जहां एक ही स्टेप में सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन सा हमारा बैक्टीरिया जो है वो रिकम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड है विद द रिकम्बिनेंट plasmid. So in this video we conclude about the cloning sites and selectable marker which help us to eliminate the transformed one bacteria from the non-transformed. Okay, thank you.